नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने शुरू किया था अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जिसमें हमने यूक्लिड ज्यामिति, यूक्लिड की परिभाषाएं व यूक्लिड के अभिग्रहितों के बारे में पढ़ा था। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे यूक्लिड के अवधारणाएं। देखिए, यूक्लिड की अभिधारणाएं क्या होती हैं और किस तरह से हम इनको आगे उपयोग कर सकते हैं, ये चीजें हम इस भाग में पढ़ने वाले हैं। तो इस कक्षा से हम ये कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हैं, वो है यूक्लिड की अभिधारणाएं, कि यूक्लिड की कितनी अभिधारणाएं हैं व किस तरह से हम यूक्लिड की अभिधारणाओं के उपयोग से अन्य चीजों को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं। तो यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड ने 5 अभिधारणाएं प्रस्तुत की जो निम्न प्रकार है। देखिए, अभिधारणा 1 क्या कह रही है? वो ये कहती है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और कितनी सीधी रेखा खींची जा सकती है? एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए, एक बिंदु से हम ये रेखा भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, ये हो गया, ये भी खींच दी, ये भी खींच दी। तो एक बिंदु से तो हम अनंत या फिर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें दो बिंदुओं की, मान के चलिए आपके पास एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। अब मैं कहूं कि इन दो बिंदुओं से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो देखिए, इन दो बिंदुओं से हम सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, एक से अधिक रेखा नहीं खींच सकते। तो यूक्लिड की जो पहली अभिधारणा है वो ये है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, अर्थात दो बिंदुओं तक कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखिए, इसे हम अभिग्रहित के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, दिए हुए दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि आपके पास दो बिंदु हो गए, तो इन दो बिंदुओं से सिर्फ एक यूनिक यानी कि अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। इसके अलावा आप इन दो बिंदुओं से कोई भी रेखा नहीं खींच सकते, सिर्फ आप यही रेखा को खींच सकते हो। यह है आपका अभिग्रहित 5.1। अब देखिए आप अवधारणा 2। तो अभिधारणा 2 में क्या बताया है? अभिधारणा 2 में यूक्लिड ने बताया है कि एक शांत रेखा, अब देखिए, एक शांत रेखा क्या होती है? तो शांत का मतलब होता है जो आगे चल के रुक जाए, यानी कि शांत रेखा का मतलब होगा ऐसी रेखा जो एक टाइम के बाद में रुक जाए, जिसे हम रेखाखंड भी कह सकते हैं। तो शांत रेखा को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? रेखाखंड भी कह सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान के चलिए आपके पास ये शांत रेखा है, तो हम इसे आगे भी अनिश्चित रूप से, मतलब कितना भी बढ़ा सकते हैं, और इसके पीछे साइड भी अनिश्चित रूप से कितना भी बढ़ा सकते हैं। अर्थात एक शांत रेखा को आप अनिश्चित रूप से कितना भी बढ़ा सकते हो, चाहे आप इस साइड से बढ़ाएं या फिर इस साइड से बढ़ाएं, किसी भी साइड से बढ़ाओ, आप अनिश्चित रूप से इसे बढ़ा सकते हो। अब देखिए, अब अभिधारणा 3 क्या कहती है? किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। देखो, आपके पास हो गया एक बिंदु और इसे आपने मान लिया केंद्र, और एक आपने मान ली त्रिज्या। तो एक फिक्स केंद्र और एक फिक्स त्रिज्या से आप सिर्फ एक वृत्त खींच सकते हो। देखिए कैसे? मान के चलिए मैंने इसे माना केंद्र, तो ये केंद्र हो गया, और मैं कोई भी एक त्रिज्या लेता हूं, आर त्रिज्या का मैंने लिया। तो अब अगर मैं वृत्त खींचूंगा, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? आर हो गई। तो अब आप मुझे बताएं कि फिक्स तो केंद्र है, यही मैं केंद्र लूंगा और दोबारा त्रिज्या भी मैं आर लूंगा, तो जब मैं इस पे दोबारा वृत्त खींचूंगा तो यही तो वृत्त बनेगा। इसका बड़ा एग्जांपल सिंपल सा हम देख सकते हैं। मान के चलिए आप एक प्रकार में एक चाप लें 3 त्रिज्या का, और एक जगह रखकर केंद्र पे उसे घुमा दें, तो वो एक वृत्त बन जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि आपने प्रकार हटा लिया और सेम, यानी जो बिंदु था केंद्र और सेम त्रिज्या का दोबारा घुमाया, तो उसी वृत्त पे क्या होगा? एक और वृत्त बन जाएगा। और हम यही काम बार बार करेंगे तो उसी वृत्त पे बार 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 वृत्त बनेंगे। अर्थात कितने वृत्त बनेंगे आपके पास? सिर्फ एक वृत्त बनेगा। तो किसी केंद्र मानकर और त्रिज्या को फिक्स लेकर हम सिर्फ एक वृत्त खींच सकते हैं, इससे ज्यादा वृत्त हम नहीं खींच सकते। सबको समझ में आया?
अभिधारणा 3 क्या कहती है कि यदि आपके पास एक फिक्स केंद्र हो और फिक्स त्रिज्या हो तो आप उससे केवल एक वृत्त खींच सकते हैं, एक से अधिक बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए आप अभिधारणा 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। कितने का? 90 डिग्री का कोण। अब देखिए ये कह रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब मैं मान के चलिए एक समकोण आपका ये हो गया, ये आपने बोला ये समकोण, दूसरा हमने समकोण इस तरह बना लिया, ये हो गया समकोण। या फिर हम किसी आयत की बात करें, यहां भी समकोण, यहां भी समकोण। तो आप मुझे बताइए कि जो सभी समकोण हैं वो एक दूसरे के बराबर ही तो होंगे, क्योंकि सभी में कोण कितने का आ रहा है? 90 डिग्री का। क्योंकि समकोण का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। तो जब सभी की सभी में कोण 90 डिग्री का आ रहा है तो वो आपस में बराबर तो होंगे ही। तो अर्थात हम कह सकते हैं सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों। अभिधारणा 5 देखिए, ये जो अभिधारणा है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट अभिधारणा है। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से समझनी है। देखिए क्या कह रही है ये अभिधारणा। यदि एक सीधी रेखा से दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएगी, तो आपको क्या करना है? दो सीधी रेखाएं लेनी है और उन पे क्या बनाना है? अंतःकोण बनाना है। तो देखिए दो सीधी रेखाएं मैंने इस तरह ले ली, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई? दो सीधी रेखाएं हो गई। और अब मुझे क्या बनाना है? इन पर एक अंतःकोण बनाना है। तो मान के चलिए मैंने अंतःकोण इस तरह से बना लिया, एक अंतः हो गया ये और एक हो गया ये दोनों मेरे क्या हो गए? अंतःकोण हो गए। ये तो हो गया कोण एक और ये हो गया कोण दो, दोनों हो गए अंतःकोण। अब क्या कह रहा है? ये दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो देखिए दोनों कोणों का योग, और दो समकोणों का योग मतलब 2 गुणा 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोण एक प्लस कोण दो किससे छोटा होना चाहिए? दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो देखिए दो समकोणों से आपको कम योग चाहिए, तो ये 180 डिग्री से आपका छोटा आना चाहिए। कितना आना चाहिए? दोनों के कोणों का जोड़ 180 डिग्री से कम आना चाहिए। तब तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है। यानी कि जब मैं इन दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाऊंगा तो ये मेरी कहां मिलेंगी? ये मेरी वहां मिलेंगी, उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो जहां पर इन दोनों का योग इस समकोणों से कम होगा, ये दोनों रेखाएं मेरी उधर मिलेंगी। देखिए अब अगर मैं इन दोनों रेखाओं को पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये मेरी कहां मिल रही है? यहां मिल रही है। और यहां पर इस पर इन दोनों कोणों का योग मेरे क्या होगा? समकोण से कम होगा। दोनों समकोण के योगों से कम होगा, यानी कि 180 डिग्री से कम होगा। दोबारा देखिए क्या कह रहा है आपका अभिधारणा 5 कि आपके पास दो सरल रेखाएं हैं, ठीक है, और आपको क्या कर रहा है? अंतःकोण की बात कर रहा है। तो एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, ये हो गया कोण 1, ये हो गया कोण 2। आपसे कहा गया कि दोनों अंतःकोणों का योग मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 आपका छोटा होगा दो समकोणों के योग से, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री से छोटा हो गया। तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों को जब बढ़ाएं तो देखिए अगर हम इस ओर बढ़ाएं, अनिश्चित रूप से बढ़ाना है, इस ओर बढ़ाएंगे तो ये तो मिलेंगे ही नहीं कभी भी, लेकिन हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखें तो ये कहां मिलेंगी? ये जहां पे मिलेंगी जहां पे इन दोनों कोणों का योग आपके 180 डिग्री से कम होगा। तो सबको समझ में आई? पांचवी अभिधारणा क्या थी? देखिए दोबारा पांचों अभिधारणाओं को एक बार पढ़ते हैं। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था अभिधारणा 1 से। अभिधारणा 1 ये कह रही है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। पांचों को देखिए, एक बिंदु ये हो गया और इससे अगर मुझे इस बिंदु तक एक रेखा खींचनी है तो ये सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। इसके अलावा कोई और रेखा ऐसी नहीं होगी जो क्या होगी? इन दोनों बिंदुओं से गुजरे। सबको क्लियर हो गया? दूसरी अभिधारणा क्या थी? दूसरी कहती है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये आपकी शांत रेखा हो गई, इसे हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। आप चाहे आगे की तरफ बढ़ाएं चाहे पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसे हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तीसरी आपकी जो अभिधारणा है वो ये कहती है कि किसी एक को केंद्र को फिक्स करें
और त्रिज्या को फिक्स करें तो क्या होगा, हमारा केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि एक फिक्स त्रिज्या और फिक्स केंद्र को लेकर मैं सिर्फ एक वृत्त खींच सकता हूं, क्योंकि अगर मैं दोबारा वृत्त खींचूंगा तो उसी पर वृत्त आता जाएगा, इसका मतलब सिर्फ वही वृत्त बनेगा। चौथी अभिधारणा मेरी ये थी कि सभी समकोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। हम जानते हैं समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का कोण तो आपस में एक दूसरे के बराबर होगा ही। और अभिधारणा 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दो सीधी रेखाएं मैं अगर खींचूं तो दो अंतःकोण बनाता हूं, यानी कि दो सीधी रेखाओं पर मैंने एक रेखा गिराई और मेरा अंतःकोण बनाया, तो इन अंतःकोणों का जो योग होगा वो मेरा दो समकोणों से छोटा होगा। 90 + 90 180 डिग्री से छोटा होगा। और कहां पे कब होगा वो 180 डिग्री से छोटा, जब मैं इन दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाऊं, तो वो जहां पे मिलेंगी वहां पे इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से छोटा होगा। ये थी मेरी अभिधारणा नंबर 5। तो सबको समझ में आया पांचों अभिधारणाएं। अब देखिए आप नोट क्या है, देखिए कुछ अभिग्रहितों का एक निकाय अविरोधी कहलाता है। देखिए हम पढ़ रहे हैं कि अविरोधी निकाय क्या होगा, तो जैसे मान के चलिए कुछ अभिग्रहित है निकाय में, तो उसे मैं अविरोधी निकाय कहूंगा यदि इन अभिग्रहितों में से एक कथन ऐसा निर्मित करना असंभव हो जो किसी अन्य अभिग्रहित या पहले से सिद्ध किए गए किसी कथन के विरोधी हो। देखिए कहने का मतलब यह है कि किसी भी को मैं अविरोधी कब कहूंगा, मान के चलिए मेरे पास अभिग्रहितों का एक निकाय है और मुझे उसे अविरोधी कहना है। अविरोधी मतलब जिसका हम विरोध नहीं कर सकते, तो उसे हम अविरोधी तब कहेंगे कि जब मेरे पास जितने भी अभिग्रहित हैं, मान के चलिए मैंने 4 अभिग्रहितों का एक निकाय लिया और इस निकाय को मैं अविरोधी कब कहूंगा, जब इन चारों अभिग्रहितों क्या होगा, इन अभिग्रहितों से एक ऐसा कथन निर्मित करना असंभव हो, यानी कि इन चारों अभिग्रहितों से मैं ऐसा कथन नहीं बना सकता जिससे क्या हो, इसका उल्टा हो जाए, मतलब जो किसी अन्य अभिग्रहित से पहले से सिद्ध किए गए कथन के विपरीत हो। मतलब यदि देखिए हमने अभिग्रहित पढ़े यूक्लिड के, तो मान के चलिए मैंने यूक्लिड के 4 अभिग्रहित लिए और चारों अभिग्रहितों से मैंने एक निकाय बनाया, तो उस निकाय को अविरोधी तब कहूंगा जब इन चारों निकायों से मैं कोई कथन बनाता हूं और वो कथन मेरा इन चारों निकायों से क्या हो गलत सिद्ध ना हो। तो यदि वो गलत सिद्ध ना हो, क्या हो, निर्मित करना असंभव हो, जो कि अन्य अभिग्रहित या पहले से सिद्ध किए गए कथन के विरोधी हो, मतलब विरोध में संभव ना हो, तो जो मेरा निकाय है उसे मैं अविरोधी निकाय कहता हूं। देखिए अतः यदि अभिग्रहितों का कोई निकाय दिया हो तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निकाय अविरोधी है। समझ में आ गया अविरोधी निकाय कैसा होगा। देखिए आपके पास जितने भी अभिग्रहित हैं उनसे मिलकर आपने एक निकाय बनाया और वो निकाय अविरोधी कब कहलाएगा, जब इन चारों अभिग्रहितों से या जितने भी आपके अभिग्रहित हैं उन सब में से मैंने एक कथन बनाया, तो वो कथन क्या हो, जितने भी पहले सिद्ध हो चुके हैं या फिर जितने भी अभिग्रहित हैं उनसे अविरोधी होना चाहिए। हम उनका यूज करके उस कथन को गलत प्रूफ नहीं कर सकते, तो वो मेरा होता है अविरोधी। सभी को समझ में आया बच्चों। अब देखिए आप इसका उदाहरण 1। तो देखिए उदाहरण 1 में आपको दिया है कि यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच स्थित है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। एक रेखाखंड पर 3 बिंदु दिए गए हैं ए बी सी, और किस तरह से कि आपके 3 बिंदुओं में बी बिंदु और ए और सी के बीच में स्थित है, ये बी ए सी के बीच में स्थित है, तो हमें ये प्रूफ करना है। देखिए कैसे इसको करेंगे। ये है आपके पास ए, ये है बी और ये है सी। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने अभिग्रहितों में एक चीज पढ़ी थी कि यदि दो वस्तुएं कैसी हो, संपाती हो, तो वो आपस में बराबर होती है। बताओ बच्चों कौन सा अभिग्रहित था ये हमारा अभिग्रहित 4 था। अभिग्रहित 4 क्या था वो, कि यदि दो वस्तुएं आपस में संपाती हो तो वो बराबर होती हैं। संपाती का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। जैसे मान के चलिए मेरे पास ये त्रिभुज है और मैं इसी के ऊपर एक और त्रिभुज बना दूं, तो ये क्या होता है, संपाती होता है। और जब दो वस्तुएं संपाती हो तो वो आपस में बराबर होती है। तो देखें हमें सिद्ध करना है
ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो यदि आप गौर से देखो तो वैसे ही दिख रहा है कि जब ए बी यहां तक है आपका, ये ए बी आपका यहां तक है और यहां से लेके यहां तक बी सी है, तो जब ए बी और बी सी को जोड़ा जाएगा तो आपका क्या बनेगा, ए सी बनेगा। अर्थात आपका ए सी ए बी प्लस बी सी के क्या हो गया, संपाती हो गया। और जब संपाती हो गया तो क्या होगा, हमारा अभिग्रहित चार के अनुसार वो बराबर होगा। तो कैसे बताएंगे देखिए इसे, तो अभिग्रहित चार के अनुसार देखिए हम लिख सकते हैं यहां पे, चूंकि ए बी प्लस बी सी व ए सी एक दूसरे के संपाती हैं, अतः अभिग्रहित चार के अनुसार और अभिग्रहित चार क्या है बच्चों, अभिग्रहित चार है यदि दो वस्तुएं संपाती हैं तो वे आपस में बराबर होंगे, तो वे आपस में बराबर होती हैं। ये आपका अभिग्रहित चार है। तो अतः ए बी प्लस बी सी व ए सी एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। और ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने अभिग्रहित चार के अनुसार लिखा है। अब देखिए बच्चों अगला इसका उदाहरण 2, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो ये आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक रेखाखंड है, ठीक है, और इससे हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे देखिए सिद्ध, देखो ये हो गया आपके पास रेखाखंड ए बी। तो मैं क्या करता हूं, ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का एक वृत्त खींचता हूं। क्या कर रहा हूं मैं, ए को तो केंद्र मान रहा हूं और ए बी त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया, ठीक है। ऐसे ही बी को केंद्र मानकर बी ए त्रिज्या का एक वृत्त खींचूंगा। तो देखिए वृत्त अच्छा सा खींच लेते हैं, ए को केंद्र मानकर बी ए त्रिज्या का ये वृत्त हो गया, बी को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का वृत्त यहां से वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये दोनों जहां पे काटेंगे, कहां पे काट रहे हैं, यहां पर। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे सी, ए से मिला देंगे सी को और बी से मिला देंगे सी को। तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब इसे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, एक वृत्त खींचा, ठीक है, वृत्त खींच दिया। तथा अब देखिए इस बार क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, वृत्त खींचा। दोनों वृत्त जहां आपस में काटते हैं, जहां आपस में काटते हैं उसे सी बिंदु नाम दिया, उसे सी बिंदु नाम दिया। तो देखिए आपने क्या कर लिया, अब ए को केंद्र मान के ए बी त्रिज्या का वृत्त खींचा, बी को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का वृत्त खींचा और दोनों वृत्त जहां काटे उसको नाम धर दिया सी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ए सी को मिलाया और बी सी को मिलाया। तो ए व सी को मिलाया तथा बी व सी को मिलाया। अब आप देखिए
कि आपने त्रिज्या ली थी, वो कितनी ली थी, ए बी, और आपने ए सी को मिला लिया और ये भी कितना, बी सी को मिला लिया। तो अब आप मुझे बताओ, जब ए से बी पे केंद्र मान के ये पूरा वृत्त खींच रहा है, तो इसकी जो मिलाया है हमने, क्या, ए सी, तो ए सी भी मेरी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और ये जो मैंने बी सी मिलाया है, बी सी भी मेरी क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी व बी सी क्या है, मेरी त्रिज्या है, और यदि ये मेरी त्रिज्या है तो त्रिज्या कितनी, सॉरी, ए सी व बी सी, ए सी व बी सी त्रिज्या है, और यदि ये त्रिज्या है तो त्रिज्या हमने कितनी मानी थी, हमने ए बी त्रिज्या मानी थी, तो ये दोनों क्या होंगे, ए बी के बराबर होंगे। तो ए बी बराबर ए सी त्रिज्या तथा ए बी बराबर हम कह सकते हैं बी सी, ये भी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो अब देखिए, ए सी बराबर है ए बी के और बी सी बराबर है ए बी के, तो कौन सा अभिग्रहित आपके दिमाग में आ रहा है, देखिए हमने अभिग्रहित पढ़ा था, यदि ए बराबर बी हो और बी बराबर सी हो तो ए बराबर सी होता है। सबने पढ़ा है ये वाला अभिग्रहित, अभिग्रहित नंबर 3। देखिए, जब ए बराबर बी हो और बी बराबर सी हो तो ए बराबर सी होता है। तो अतः अभिग्रहित लगा देंगे हम इसमें तो अतः है अभिग्रहित 3 से, तो देखिए अभिग्रहित 3 से क्या है, अभिग्रहित 3 क्या है कि जब यदि दो वस्तुएं एक तीसरी वस्तु के बराबर हो, वस्तु के बराबर हो, तो वे दो वस्तुएं आपस में भी बराबर होती हैं, आपस में भी बराबर होती हैं। तो देखिए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, चूंकि ए बराबर बी, ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं क्या, कि हमारा जो ए सी था वो बराबर ए बी है, वह क्या, कि जो हमारा बी सी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है ए बी के। तो अतः है हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, और जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गया समबाहु त्रिभुज कैसे है, ये हो गया आपका यहाँ पे ये प्रूव। तो देखिए अब आता है आपका प्रमेय 5.1। ये क्या कह रहा है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। तो देखिए इसे कैसे प्रूव करेंगे, ये कह रहा है कि दो भिन्न रेखा हो गई आपकी, ठीक है, दो भिन्न, तो इन दोनों भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम आपका एक बिंदु ही उभयनिष्ठ हो सकता है। देखिए यदि मैं दोनों रेखाएं समांतर ले लूं तब मेरा एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा, और जब मैंने दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर दिया तो मेरा क्या होगा, एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा। लेकिन इसे प्रूफ कैसे करें, सिद्ध कैसे करें, तो देखिए इसे हम मानते हैं विलोम करके। यहां बोला गया है कि भाई एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, तो मान के चलो मैंने मान लिया कि इधर दो बिंदु उभयनिष्ठ हैं, तो ये मैंने कोई दो रेखाएं खींच दी और मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे दो बिंदु आ रहे हैं, उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं हम, कैसे करेंगे, देखो इसको सिद्ध। माना दो रेखाएं एल व एम है तथा दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु
P व Q है। कौन कौन से हो गए आपके उभयनिष्ठ बिंदु? P व Q है। तो देखिए, जब आपका P व Q दोनों बिंदुओं के उभयनिष्ठ है तो ये दोनों बिंदु आपके रेखा L पर भी आएंगे और ये दोनों बिंदु आपके रेखा M पर भी आएंगे। तो P व Q रेखा L पर स्थित होगा तथा P व Q रेखा M पर भी स्थित होगा, स्थित होंगे। ठीक है, तो पी क्यू आपके कहां हो गए? आपके पी व क्यू रेखा एम पर भी स्थित हो गए और रेखा एल पर भी स्थित हो गए। अब आप देखिए, हमने एक अभिधारणा एक में पढ़ा था कि जो दो बिंदु होते हैं उनसे सिर्फ एक रेखा ही हम खींच सकते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। लेकिन यहां देखिए, यहां क्या है? आपके दो बिंदु पी व क्यू हैं और देखिए, एक रेखा एल खींच दी और एक रेखा एम खींच दी। तो ये तो क्या हो गया? हमारी अभिधारणा को गलत सिद्ध कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो कल्पना की है वो कैसी है? गलत है। तो चूंकि अभिधारणा एक के अनुसार, अभिधारणा एक के अनुसार, और अभिधारणा एक क्या कहती है? अभिधारणा एक ये कहती है कि किसी भी एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो आपका अभिधारणा एक कहता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अर्थात दो बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तो अभिधारणा एक के अनुसार, हमारा कथन गलत है, कथन का विरोधाभास होगा। तो क्या हो जाएगा? अभिधारणा एक के अनुसार हमारा कथन, ये हमारे कथन का विरोधाभास हो जाएगा। तो देखिए, विरोधाभास है, तो ये हो गया हमारे कथन का विरोधाभास। क्योंकि हमारा कथन क्या है? जो है कि P व Q रेखा L पर भी स्थित है व M पर भी स्थित है। तो अतः तो हम कह सकते हैं कि रेखा कि P व Q से, क्या कह सकते हैं हम? कि P व Q से दो रेखाएं L व M गुजर रही हैं, जो कि गलत है। अभिधारणा एक के अनुसार गलत है, एक के अनुसार गलत है। तो अतः हमने गलत कल्पना की है, अतः हमने गलत कल्पना की है। तो क्या हो गया? अगर हमने गलत कल्पना की है तो हमारी प्रमेय क्या प्रूफ करना था हमें? कि दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। तो अतः यह प्रूव होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि दो रेखाओं में क्या है कि आपका दो दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है बच्चों,
अब देखिए आप, तो यहां पर हमारा ये वाला भाग होता है खत्म। इस भाग में हमने क्या सीखा? हमने यूक्लिड की अभिधारणाओं को सीखा। हमने यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं पढ़ी। पहली ये थी कि दो रेखाओं से सिर्फ एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। फिर हमने पढ़ा था कि समकोण होते हैं वो बराबर होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि एक वृत्त होगा, का जो केंद्र होगा वह वृत्त की त्रिज्या होगी, उनसे सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो इस तरह से हमने 5 अभिधारणाओं को पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका लर्निंग आउटकम। अब देखिए इसके कुछ मूल्यांकन के प्रश्न। तो पहला है, दो रेखाएं यदि तीसरी रेखा के समांतर हो, तो देखिए दो रेखाएं हैं और ये किसी तीसरी रेखा के समांतर हो तो वह आपस में क्या होंगी? तो मान के चलिए ये रेखा हो गई ए जो कि रेखा सी के समांतर है, और ये रेखा हो गई बी जो इस रेखा सी के समांतर है। तो जब दो रेखा किसी तीसरी रेखा के समांतर हैं तो वो आपस में भी कैसी होंगी? आपस में भी वो समांतर होंगी। सबको समझ में आया बच्चों? अगला प्रश्न देखिए, यह कथन की दो रेखाएं समांतर है यदि उनमें उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। देखिए ये आपकी दो रेखाएं हैं, तो ये दो रेखाएं आपकी समांतर रेखा सिर्फ तभी हो सकती है जब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। हम जानते हैं ये बात कि यदि इनमें उभयनिष्ठ बिंदु हुआ तो ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी। तो ये हमारा है, ये अभिधारणा है, प्रमेय है, अभिग्रहित है कि कोई भी नहीं है। तो देखिए हम जानते हैं कि इस कथन को प्रूव करने, इस कथन को बताने के लिए हमें इसे सिद्ध करना होगा, और जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं वो हमारी क्या होता है? प्रमेय होता है। तो ये हमारा प्रमेय है, अर्थात आपका ब इसमें सही आंसर है। और देखिए अगला प्रश्न, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये आपका सत्य है कि असत्य है? तो चूंकि ये हमारा अभिधारणा नंबर 4 है जो कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये कैसा होगा बच्चों? ये सत्य होगा। तो बच्चों आज का भाग करते हैं हम यहीं पे समाप्त। इस भाग में हमने यूक्लिड की अभिधारणाओं को पढ़ा था। अगले भाग में हम इसका प्रश्नावली 5.1 को हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।